साइंसिस कॉन्क्लेव है, क्या कहना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है? सो न्यूरोसाइंसिस कॉन्क्लेव जो है वो इसलिए करी जा रही है ताकि वेस्टर्न यूपी एनसीआर के डॉक्टर जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं, न्यूरो सर्जन है, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट, सब सारे के सारे एक साथ आके एक प्लेटफॉर्म में डिस्कशन करें, अपना अपना एक्सपीरियंस बताएं, दूसरों के एक्सपीरियंस पे कमेंट करें और हम एक साथ ग्रो करें, जिसका अल्टीमेट फायदा पेशेंट को होगा। इसके अलावा हमने जनरल फिजिशियंस, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को बुला रखा है ताकि जो स्पेशलिस्ट हमारी नॉलेज है उसको हम आगे लोगों तक पहुंचा सके, ताकि पेशेंट मिसमैनेज ना हो। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसके बारे में जनरल फिजिशियंस, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को पता नहीं है, हम स्पेशलिस्ट को उनके बारे में ज़्यादा जानकारी, क्योंकि हम लोग उसके लिए ट्रेन हुए हैं, प्लस उसके लिए किसी को रूटीन लिखते हैं। तो एक तो आपस में डिस्कस करके हम अपनी नॉलेज को एनहांस कर रहे हैं, एक दूसरे की नॉलेज को एनहांस कर रहे हैं, थेरेपीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको बढ़ोतरी दे रहे हैं कि किस किस तरह से फायदा होता है, और वही चीज़ हम जनरल पब्लिक को भी बताना चाहेंगे। आप लोगों के माध्यम से हम कॉमन मैन को भी बताना चाहेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी आई है जिसकी वजह से कि पेशेंट्स को फायदा हो रहा है। सर, एआई और टेक्नोलॉजी जैसे आप बता रहे हो इतना रैपिडली ग्रोथ कर रही है, तो लोग कुछ भी कभी भी गूगल पर सर्च करते हैं और निकाल के और मान लेते हैं। एक्चुअली गूगल हमारा सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन दोनों है। दोस्त इसलिए क्योंकि उससे हमें नॉलेज इजीली मिल जाती है। पहले हम लोग उस नॉलेज को ढूंढने की लाइब्रेरी की खाक चाहते थे, किताबों को ढूंढते थे या फिर बुक्स पढ़ते थे। तो गूगल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, कई बार टेस्टेड नहीं होती, और अगर उसमें टेस्टिंग में गड़बड़ आता है तो हटा भी दिया जाता है। और अगर बुक्स में कोई नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, तो वो आगे लंबे टाइम तक रहती है। इसलिए लोग गूगल में डालने से पहले हिचकिचाते नहीं है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन नुकसान करती है। सेकेंडली, गूगल की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक वाइड वैरायटी ऑफ चीजों के लिए है, जिसको कि करोड़ों लोग पढ़ते हैं और उससे इंटरप्रेट करते हैं। पर हर एक बीमारी जो होती है उसका एक अपना अल्टीमेटली तरीका होता है, कैसे वो कर रही है, उसका क्लिनिकल कोरिलेशन होता है, रेडियोलॉजिकल कोरिलेशन होता है, उसका स्पेसिफिसिटी होती है। गूगल की जनरलाइज इन्फॉर्मेशन से हम अगर अपनी बीमारी को कोरिलेट करेंगे तो हम नेगेटिव में चले जाएंगे। इसीलिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जरूरत है, जो कि उसी इन्फॉर्मेशन को, जो इन्फॉर्मेशन हमारे अवेलेबल है, उसको मिक्सी में पीस के उसमें क्या सार निकलना है उसको सही ढंग से निकाल पाए, क्योंकि पेशेंट उसका गलत मतलब निकाल सकता है और परेशान हो सकता है। डॉक्टर्स उसके सही मतलब को निकाल के और पेशेंट को बता सकते हैं। तो गूगल इस तरह हमारे को नुकसान भी पहुंचाता है और फायदा भी देता है। सर, आपके हिसाब से बेसिक मिसकंसेप्शन जो लोग बना लेते हैं आजकल ब्रेन सर्जरी के बारे में या ब्रेन साइंस, जो ब्रेन और स्पाइन सर्जरी के लिए मिसकंसेप्शन सबसे बड़ी ये है कि पहले रिजल्ट काफी खराब होते थे, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई टेक्निक्स आ गई है। लोग जिस तरह की कॉन्फ्रेंस बड़ी कॉमनली हो रही है, जिससे कि हम अपने डिस्कशंस करके थेरेपीज को आप डिस्कस करते हैं, प्लस नई नई थेरेपीज को इजाद करते हैं, उसको लोगों तक पहुंचाते हैं, तो उससे अब इम्प्रूवमेंट आ रहा है। जहां आज से 15-20 साल पहले 50% सक्सेस थी, आज वो मैं कह सकता हूँ 90 से 95% सक्सेस उसमें अवेलेबल है। सर, लॉन्ग टर्म ब्रेन हेल्थ के लिए कॉमन पीपल के लिए लाइफस्टाइल फैक्टर जो है वो क्या होना चाहिए? स्ट्रेस को कम रखना है, रेगुलर डाइट खानी है, प्रॉपर डाइट खानी है, रात को 7 घंटे जरूर सोना है, उसके अलावा व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है। अगर आपकी हेल्दी बॉडी है तो आपका माइंड भी हेल्दी हो जाएगा। उसके अलावा आपको और जो चीजें करनी है वो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है, शुगर को कंट्रोल रखना है, स्मोकिंग, अल्कोहल से रिस्ट्रेन करना है। सर, आज इस कॉन्क्लेव में लगभग कितने डॉक्टरों ने समिट में भाग लिया है? अभी तक मेरे हिसाब से 175 रजिस्ट्रेशन हो गई हैं, और कम से कम 100 डॉक्टर या 55-60 डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने कि पोस्ट लंच में आने का वादा किया कि आज रामनवमी है, कई लोग पूजा करके अपने घर पे आएंगे। तो ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है हम एक्सपेक्ट करते हैं 250 लोगों की स्ट्रेंथ होगी इस कॉन्फ्रेंस में। ये सभी लोग सर दिल्ली से आ रहे हैं, NCR? जी नहीं, दिल्ली NCR से आ रहे हैं, मुंबई से आए हैं, चंडीगढ़ से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, यूपी के काफी जगहों से आए, ईस्टर्न यूपी से नहीं है कोई, तो ये सारे डॉक्टर्स हैं हमारे। रामनवमी में आपसे बात करें तो देशवासियों को एक बार शुभकामनाएं क्या देनी चाहिए? रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत हमारा पर्व है जिसमें कि हम लोग बहुत चाव से मनाते हैं। ये हमें संयम में कैसे रहना है वो चीज़ हमें सिखाता है, और डॉक्टर के लिए भी संयम में रहना बहुत जरूरी है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि गूगल की इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा विश्वास ना करें, उसको अपने दोस्त की तरह लें, लेकिन उसकी सारी इन्फॉर्मेशन से अपने दिमाग को कंफ्यूज नहीं करें। न्यूरो साइंसिस कॉन्क्लेव हुआ है यहाँ पे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से गति और प्रगति मिलती है इस तरह से कॉन्क्लेव होती है? बेसिकली ये जो हमारा ईयरली इवेंट है, हम राहुल गुप्ता एंड फॉर्टिस में हमारी टीम जो करती है पूरा, तो इसका जो मेन एम रहता है हमारा कि लोगों तक पहुंचे, अपने कलीग्स, हमारे जो दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं, और जो हमारे दिल्ली NCR में या जो हमारा आसपास के एरियाज हैं वहाँ से पेशेंट्स आते हैं, तो और जो डॉक्टर्स हैं हमें, है ना, तो क्या यहाँ पर नया हम कर रहे हैं, क्या उनको बेनिफिट कर सकते हैं, उनके पेशेंट जो हमारे पास आते हैं क्या हम उनको दे सकते हैं, उसके लिए ये कॉन्क्लेव रहता है। एंड इसमें बेसिकली अपडेट्स का न्यूरो साइंसिस में कि क्या अपडेट्स हैं रिसेंट और कैसे उससे पेशेंट्स को बेनिफिट मिल सकता है, उस पर हम काम करते हैं। सर, आजकल जितने भी न्यूरो सर्जरी की समस्याएं न्यूरो में आ रही है, तो कितने आजकल इफेक्टिव हैं नए नए जो इक्विपमेंट आ रहे हैं उस सर्जरी के अंदर? बहुत इफेक्टिव है, बिकॉज टेक्नोलॉजी यू कैन सी दैट एवरीवेयर नाउ, राइट।
पहले टेक्नोलॉजी के बिना करते, हमारे पास पहले एमआरआई तक नहीं होता था, है ना, मतलब इंडिया में या बाहर भी। सो फिर 80s में एमआरआई शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती गई चीज़ें। आज के दिन हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट एवरीथिंग व्हिच यू कैन इमेजिन न्यूरो सर्जरी, वी आर हैविंग एवरीथिंग हियर इन फोर्टिस, जिसमें हमारे पास नेविगेशन सिस्टम्स हैं, हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट माइक्रोस्कोप्स हैं, सी आर्म्स, एवरीथिंग इज देयर, जो पेशेंट की सर्जरी को बहुत सेफ बनाते हैं एंड आउटकम इज यूजली रियल गुड। देखिए, जो कोई भी साइंस कह लो आप, वो बड़ी इवॉल्विंग होती है, रैपिडली इवॉल्विंग होती है, दिन पर दिन उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो भी साइंस में नई अपडेट है उसे हम पेशेंट्स तक पहुंचाएं और बाकी फिजिशियंस तक पहुंचाएं। जो ये न्यूरो साइंसेस कॉन्क्लेव है, इसमें न्यूरो सर्जन्स, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन और फिजिशियन सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो भी लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट टेक्निक्स है और ट्रीटमेंट में नए चेंजेस आए हैं, उससे हम सब अपडेटेड रहें और पेशेंट्स को उससे बेनिफिट हो। मैम, सर्जरीज के टाइम पर कभी कभी लाइफ और डेथ की सिचुएशंस भी आ सकती है, तो उसमें जो इमोशनल स्ट्रेस होता है कभी कभी डॉक्टर्स को, तो वो आप किस तरह से मैनेज करते हैं? ये आपने बिल्कुल सही कहा है। जब जैसे पेशेंट सिक होता है, डॉक्टर का इमोशनल स्ट्रेस एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। तो उसको जैसे ही आपका कनेक्ट पेशेंट के साथ बेटर होता है, आप पेशेंट को समझ पाते हो और पेशेंट का स्ट्रेस रिलीव करते हो, तो वही हमारे लिए एक तरह से हमारा स्ट्रेस भी रिलीव करता है। उसमें पेशेंट के सेम वेवलेंथ पे आना और पेशेंट को समझना और उसके स्ट्रेस को रिलीव करना बहुत ज़रूरी बन जाता है हम सब के लिए। मैम, अभी न्यूरो साइंस की फील्ड में जो सबसे बड़ा चैलेंज है डॉक्टर्स के लिए, वो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? न्यूरो साइंसेज की फील्ड में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जैसे मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, जैसे अगर मैं मानूँ स्ट्रोक का ही मैं बात करूँ, स्ट्रोक के बारे में अवेयरनेस। जैसे स्ट्रोक का ट्रीटमेंट हम सब जानते हैं कि 4.5 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, पर अक्सर हम देखते हैं कि 4.5 घंटे के अंदर पेशेंट हमारे पास पहुँच ही नहीं पाते। जब पेशेंट हमारे पास उस विंडो पीरियड या गोल्डन पीरियड में नहीं पहुँच पाते तो हम उनको बहुत ज़्यादा ऑफर नहीं कर सकते। जबकि अगर कोई पेशेंट, स्ट्रोक का पेशेंट 4.5 घंटे के अंदर हमारे पास आ जाता है, हम उसे क्लॉट डिसॉल्विंग इंजेक्शन दे दें, तो पूरी तरह से उसकी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है। स्ट्रोक के बारे में जब भी आपने कभी सोचा होगा तो आपने ये देखा होगा, स्ट्रोक के पेशेंट अक्सर व्हील चेयर पर आते हैं या स्ट्रेचर पे आते हैं। अगर उसको टाइमली क्लॉट डिसॉल्विंग इंजेक्शन मिल जाए तो वो आप सबकी तरह चलता फिरता और बात करता हुआ हमारे पास आता है ओपीडी में। वो हमारे लिए बहुत रिवॉर्डिंग होता है। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है लोगों को अवेयर करना इस बात से कि स्ट्रोक की अर्जेंसी को समझें और टाइमली एक्ट करें। मैम, न्यूरो समस्याओं में मोबाइल का कितना बड़ा योगदान है? बहुत बड़ा प्रश्न। ये आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। आजकल के टाइम में जैसे सब लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से ये हमें अफेक्ट करता है। डायरेक्ट हमें ऐसे अफेक्ट करता है कि जैसे मोबाइल की रेडिएशन जो ब्रेन में जाती है, अक्सर हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल यूज़ करते हैं और उनकी जो बोन्स है वो थिन होती हैं, तो डायरेक्ट रेडिएशन को एक्सपोजर होता है। और इनडायरेक्ट ऐसे होता है कि जैसे आप मोबाइल में दिन भर घुसे रहते हो तो आप अपनों से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। आप सेम रूम में ही रहते हुए एक दूसरे से मोबाइल पे मिलते हो, जो एक ह्यूमन कनेक्शन है वो आपका चला जाता है। फिर आपकी फिजिकल समस्याएं काफ़ी आने लग जाती है। जैसे आप दिन भर मोबाइल में रहते हो तो आपके नेक में प्रॉब्लम आने लग जाती है, आपके जोड़ों में प्रॉब्लम आ जाती है। मोबाइल एक ऐसा चीज़ है जो आपके हाथों की तो एक्सरसाइज करवाता है, पर आप जो एक्चुअल एक्सरसाइज आपको व्यायाम जो चाहिए उससे आप कोसों दूर चले जाते हो मोबाइल का यूज़ करने से। तो मोबाइल अब हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। अगर हम कहें कि मोबाइल को बिल्कुल ही हटा दिया जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है, बट डेफिनेटली यस, इसका जुडिशियल यूज़ होना चाहिए और हमें लोगों को भी अवेयर करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। Impression even behind the body. So this is what we did. We did a corpectomy, they dissect me at both levels, and we had a wide decompression from the front. I prefer to decompress up to 1.4 millimeter so that I can put a 1.2 millimeter cage safely. And this is what we did, and patient definitely got relieved. He's at regular follow-up. So all these cases which I am discussing today have been done at our institute only, and in last 1 year. There was a huge fragment which came out. Okay. Yeah. These are the two incisions which patient had, and There is a fracture which is hardly visible at the level of D12.
So D12 vertebral compression fracture, no significant height loss. Patient was having severe pain on bed for last few days. This was the CT scan, vertebral compression fracture, osteoporotic bone. What are the options? We did an MRI, there was no neural compression. Almost similar, 5, 4, 3, 2, 1, L1 fracture. But in this case, on the CT scan, hardly any cortex visible. The cement could not have been placed. So again, we planned for surgery, but in this case, since we could not put the cement and the bone was not there at all. Had there been bone, I would not have done anything, but there was no bone, so I had to put a cage in that part. But in this, the inferior cortex was intact, the superior cortex intact, so we had not removed that, but in the hollow portion, we had put this cage. So almost similar case. In that case, we could put cement. In this case, we had to put cage. I think it's the last case. Elderly lady, fall at home, severe pain, bedridden. Yes, sir. Yes, sir. Which one, sir? My criticism on that case. Cage. Yeah, because see, it's an osteoporotic bone. There will be subsidence, right? You are reliant on your screws and all that. So I would here put an expandable cage. Yes, sir. Sir, the problem in this case was that for putting in the height where I wanted to put a cage, the shortest expandable cage is also bigger than this. I had expandable cage in my kitty, but in this case, it was not possible. Yeah, that is why I had put this. So every time I ask for an expandable cage and I don't put it, so now he has stopped delivering me. So last case, elderly lady, fall at home, similarly, around 80 years, bedridden, lower limbs are intact, cannot take turns, constipated because of the pain. On the acute fracture on stir imaging, no neurological deficit. This was the CT, and as many people in the house and the panel said we should go for vertebroplasty. We had all these options. We wanted to treat osteoporosis by injections, but we preferred vertebroplasty. We did that, and this was the post-operative image. And I think everybody agrees with the procedure. And this is such a wonderful procedure, vertebroplasty. Next day morning, she was like this, and she was crying, hugging me.